हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल कुमार फिर से एक बार। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 4 तक हल कर लिया था। आज हम प्रश्न क्रमांक 5 से हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक किस पे 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये जांच करना है अपनी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका हल लिखते हैं यहां पे। हल यहां पे सबसे पहले तो दी गई संख्या यदि इस पे 0 या 0, दी गई संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी, दी गई संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी तो वह किससे विभाज्य होगी? 10 से विभाज्य होना चाहिए। तो वह 10 से विभाज्य होगी, 10 से विभाज्य होगी। अर्थात 2 और 5 से भी विभाज्य होगी। क्यों? क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन? जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो इसकी जांच करेंगे हम। सबसे पहले ये ले लेते हैं कि मान लो कोई दी गई संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो वो 10 से विभाज्य होना चाहिए। अर्थात 10 के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 और 5 होते हैं। तो उसमें किसका विभाग जाना चाहिए? 2 और 5 का विभाग जाना चाहिए। तो उसी चीज को लिखेंगे, अर्थात वह संख्या किससे, अर्थात 10 से विभाज्य होगी, तो अर्थात 2 और 5 से भी विभाग होना चाहिए उस पर। तो यहां पे फिर लिखते हैं अपन 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने होंगे? 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणा 3 पूरे की घात कितना आ जाएगा? n 2 गुणा 3 पूरे की घात n, या इसी को लिख सकते हैं 2 की घात n गुणित 3 की घात n। ये हो गया। यहां पे इस प्रकार 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। 5 से विभाज्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। यदि 5 रहता तो ये 5 से विभाज्य होती। तो अतः यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो
सकती है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो जांच कर लेते हैं। सबसे पहले हल, दी गई संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी तो वह किससे विभाज्य होना चाहिए, 10 से विभाज्य होगी, अर्थात 2 और किससे, 5 से भी विभाज्य होना चाहिए उसको, 2 और 5 से विभाज्य होगी। तो फिर यहां देखते हैं 6 की घात n, इसलिए यहां पे इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणित 3 पूरी घात n बराबर 2 की घात n गुणित 3 की घात n। तो यहाँ इस प्रकार 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में कितना, 5 नहीं है, अतः यह संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, 5 से विभाज्य नहीं होगी। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यह है सवाल का हल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इनकी व्याख्या कीजिए कह रहा है। तो इनको लिखते हैं, पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, ये सॉरी 6वां। प्रश्न क्रमांक 6 का हल क्या क्या दिए हैं, 2 क्वेश्चन, 7 गुणा 11 गुणा 13 धन का 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5, ये 2 दिए हैं। इनकी व्याख्या करना है कि भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन देखते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक भाजक होते हैं, मतलब 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाना चाहिए, एक और खुद को छोड़ के कुछ अलग रहना चाहिए, इसका अलग संख्या का भाग जाना चाहिए, तो संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां पे देखते हैं, लिखते हैं, यदि किसी संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी। यदि कोई संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं तो वे ये भाज्य संख्या होगी, अर्थात 2 से अधिक संख्या में उसका भाग जाना चाहिए। तो इस सवाल को देखते हैं, यहां कितना लिखा है, 7 गुणा 13, ये 7 गुणा 11 गुणित 13 धन का 13, इसको हल करते हैं। तो यहां से 13 कॉमन लेंगे, 13 दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे तो कितना बचेगा, 13 ले लिए यहां पे, तो यहां बच जाएगा 7 गुणा 11 और धन का कितना हो जाएगा 1। तो यहां पे इसको हल कर लेते हैं, 13 कितना होगा, 11 7 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। फिर से इसके कर लेते हैं यहां पे, तो 13 गुणित 78 को कितना लिख सकते हैं, 13 गुणा 7 लिख सकते हैं, ये लिख दिए यहां पे। तो ये हो गया 1,
तो यहाँ पे कौन कौन से 2 से अधिक भाजक होना चाहिए इस संख्या में, तो 2 से अधिक भाजक मिल गए। कौन कौन से? एक 13 मिल गया, और दूसरा कितना मिल गया? 7 मिल गया, और एक और तीसरा कौन सा होगा? 1 होगा। वो तो सभी का भाजक होता है, इसलिए यह संख्या कैसी होगी? भाज्य होगी। तो और दूसरा सवाल को देखते हैं। और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। इसमें दोनों में 5 उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहां 5 कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन का 1। यहां से ही 5 निकल गया और यहां से ही 5 निकल गया। अब यहां पे अंदर कितना आ जाएगा? 5 गुणा कर लेते हैं, 7 42, और इधर हो जाएगा इनका गुणा होगा 7 42, और यहां होगा 4 12 12 दूनी 24, इतना हो जाएगा यहाँ पे। तो इनका गुणा कर लेंगे, 24 दूनी 48, 24 चौके 96, और 4 हो जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा? 1008 धन का 1 यह जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 गुणा 1000, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस संख्या के भी अपने को भाजक मिलेगा कितने? 2 से अधिक। एक हो गया 5 और दूसरा हो गया 1009, और एक तो सबके साथ कॉमन है, 2 से अधिक मिल गया, मतलब ये संख्याएं कैसी होंगी? भाज्य संख्या होंगी। अतः लिख देते हैं, अतः संख्या, अतः दी गई संख्याओं के 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए संख्याएं कैसी होंगी? भाज्य होंगी। ठीक है। भाज्य संख्या मतलब 2 से अधिक भाजक होना चाहिए, दोनों में ला दिए 2 से अधिक। इसमें 13 और 7 मिल गए, और एक तो रहता 6, तो इसके 3 भाजक हो गए। इसी प्रकार इसमें भी हो गए 5 और 1009, और एक 3 हो गए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे? इस सवाल में क्या करेंगे हम? दोनों का 12 मिनट और 18 मिनट का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कर लेंगे, मतलब एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले इसको हल करते हैं। हल क्या क्या किया इसमें? सोनिया को चक्कर लगाने में, सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितने मिनट दिया है? 18 मिनट। फिर इसके बाद और रवि को चक्कर लगाने में
लगाने में लगा समय बराबर आ जाएगा 12 मिनट। तो यहां पे क्या कह रहा है, फिर प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे, तो पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलने का समय बराबर क्या हो जाएगा, 18 और 12 का एलसीएम, 18 और 12 का एलसीएम। तो यहां 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और फिर एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, या एक साथ भी कर सकते हैं 18 और 12 के। तो यहां पे 18 और 12 सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 18 में कितने बार जाएगा, 9 बार, और 12 में 6 बार। फिर से 2 से भाग दिए तो 9 में तो नहीं जाएगा, 6 में कितने बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 का 9, 3 एकम 3, फिर 3 से दिए 1। यहां पे एलसीएम बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना, 36 मिनट। तो अतः लिख देंगे, अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।